नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है ख़बरनामे का। ख़बरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में राहत रसानी का सिलसिला जारी। उत्तराखंड में 17,000 श्रद्धालु निकाले गए। मध्य प्रदेश के सागर में दीवार गिरने से हादसा, 9 बच्चों की मौत, 2 बच्चे जख्मी। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में फूंका इंतखाबी बिगुल। सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली की तर्ज पर दी 5 गारंटी। महकमे मौसमियात ने बताए मानसून के हालात, कई रियासतों में बारिश का रेड अलर्ट। और फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी और इस्माइल हानिया के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। मुख्तलिफ ममालिक में इजराइल के खिलाफ सख्त नफरत का माहौल। हिमाचल प्रदेश के मनाली लद्दाख रोड पर गुज़श्ता रोज बादल फटने से कुपाता ब्रिज और बेली ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। रास्ते को बहाल किए जाने का काम चल रहा है। हिमाचल के दारचा शिंकू एले रोड 126 आरसीसी बीआरओ ओआईसी कैप्टन आशुतोष गडेकर ने कहा है कि 2 अगस्त की रात बादल फटने के बाद यहां पर कुपाता ब्रिज जेर तामीर था और एक बेली ब्रिज जो बह गया है। हमारी टीम लगी हुई है, इसे जल्द ठीक किया जाएगा। हम शाम तक रास्ता खोल देंगे और नया ब्रिज लॉन्च करेंगे। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया है कि हालात पर नजर है। रियासत के वजीर विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मुतासरीन को इमदाद पहुंचाई जा रही है। ये 2 अगस्त को रात 10:30 बजे के आसपास यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। इससे हमारा एक बेली ब्रिज और न्यूली कंस्ट्रक्टेड कुपाता ब्रिज वॉश अवे हो गया है। अभी जो एक्सेस है हमारा शिंकुला का, वो इससे हैम्पर हुआ है। मोस्टली इन 2-3 डेज हम इसको ओपन कर देंगे। हमारी टीम लगी हुई है इसमें। अभी टेम्प्रेरी रास्ता आज से हमने काम शुरू करा है। मोस्टली बाय शाम तक हम टेम्प्रेरी रास्ता खोल देंगे, बट गाड़ियों के लिए हमें टाइम लगेगा, 1-2 दिन का टाइम। हम नया ब्रिज लॉन्च करेंगे यहाँ पे। इस ब्रिज का नाम कुपाता ब्रिज है। ये 40 मीटर का ब्रिज था। नया ब्रिज बन रहा था। ये बनते बनते क्लाउड बस्ट के कारण ये डैमेज हो गया और उसके साइड बाय साइड एक और छोटा 50 फीट का बेली ब्रिज था जो अभी वॉश अवे हो गया है। उसको ही हम वापस रिलॉन्च करेंगे। अभी क्लाउड बस्ट में कोई जान मान की नुकसान तो नहीं, कोई बस प्रॉपर्टी और स्टोर्स का ही लॉस हुआ है। बाकी कोई कैजुअलिटी नहीं है। हमारी सरकार उस पर पूरी नज़र रखे हैं। ये जब से आपदा आई है तकरीबन 8-9 बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया है, बाकी मिसिंग है। पिछले कल हमारे सर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स भी गए थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी गए थे। सभी मंत्रियों को जहाँ भी आपदा आई है उसके पर्टिकुलर जगह पर नज़र रखने को कहा गया है। सड़कों को ठीक करने की बात हमने तुरंत प्रभाव से निर्देश दिए हैं और जहां बैली ब्रिज लगाने की ज़रूरत है वहां बैली ब्रिज 1-2 दिन में सभी जगहों पर पहुंच जाएंगे और अधिक बैली ब्रिज को भी हम खरीदने का प्रयास करेंगे। नहीं, पूरा इसमें हम प्रोसेस कर रहे हैं। पिछले कल तक जो है 193 रोड्स बंद थी, मगर वो स्थिति रोज़ बदलती रहती है क्योंकि रोज़ मलबा आता है, रोज़ उस पर काम चलता है, जेसीबी चलती है, प्रोक्लेन मशीन चलती है और उसको साफ़ करने का काम किया जाता है। तो उस पर हम रेगुलरली पूरे प्रदेश पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वैसे ही जो अभी अफेक्टेड एरियाज़ हैं उसकी भी हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं कल पिछले 3 दिन से लगातार जो हमारे अफेक्टेड एरियाज़ है हमने वहाँ का दौरा किया है और जो वहाँ पे सहयोग किया जा सकता है हमारे विभाग द्वारा वो भी किया जा रहा है। उसके साथ मुख्यमंत्री जी और पूरा प्रशासन और सारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, पुलिस है, होमगार्ड है, सब मिलकर इसमें कार्य कर रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने हुए हैं चारों लोकसभा के, उनको पूरी मजबूती से इस विषय को प्रधानमंत्री जी के समक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाना चाहिए और हिमाचल को डिजास्टर में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स मिले, ये प्रयास रहना चाहिए। हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये समय राजनीति का नहीं है। तो मिलकर हमें एक परिवार की तरह आगे बढ़ना है, कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना है और जो भी यहाँ की वास्तविक परिस्थितियाँ हैं, धरातल की परिस्थितियाँ हैं, उससे केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करवाने की आवश्यकता भी है और वहां से हिमाचल के लिए सहयोग लाने की आवश्यकता भी है। उम्मीद तो यही है कि हिमाचल को सबसे ज़्यादा सहयोग मिले क्योंकि दूसरी बार इन अ सेकेंड टाइम इन अ रो कंसेक्यूटिवली ये हिमाचल को ऐसा इस तरीके का ये हमको देखा है। तो यही निवेदन है कि हिमाचल को पैकेज दिया जाए। जब अभी पीछे बजट आया, यूनियन बजट, उसमें भी नाम मात्र हिमाचल का नाम मेंशन था, मगर कितना सहयोग मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, उसके बारे में कोई भी जानकारी यूनियन बजट में
नहीं दी गई थी। तो वो तो पिछली बारी की बात है। अब उसके बाद फिर से ये डिज़ास्टर हो गया है और कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है। ब्रिजेस बह गए हैं, रोड्स बह गए हैं, घर बह गए हैं। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा आदरणीय अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से कि दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश का सहयोग करें। वो उनकी आत्मा जो है उसके उस हिसाब से शी शुड टेक अप द इशू, आई शुड आई टेल हर। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी मजबूती से कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट की उनको बतौर सांसद आवश्यकता कहीं पर होगी तो वो हमसे बात कर सकती हैं और हम उनका पूरा सहयोग जो है मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करेंगे। उत्तराखंड के सोनप्रयाग और रुद्रप्रयाग में भी बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है और राहत रसानी का काम वहां भी जारी है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि अकीदतमंदों को निकालने का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और लगभग 17,000 लोगों को निकाला जा चुका है। हमारी कोशिश है कि जल्दी रास्तों को जोड़ा जाएगा, जो पुल बह गए हैं उन्हें बहाल किया जाए। अभी जो श्रद्धालुओं को निकालने का काम है वो काफी हद तक पूरा हो चुका है। 17,000 के लगभग लोगों को अभी तक वहां से निकाला जा चुका है और अब हमारी प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी जो संपर्क मार्ग जो है पानी में भूस्खलन की जद में आकर बह गए हैं उनको तत्काल फिर से जोड़ा जाए। जो पुल बह गए हैं जिनसे संपर्क टूट गया है, संपर्क जोड़ा जाए। पेयजल की लाइनें हैं, बिजली की लाइनें हैं, दूरसंचार की लाइनें हैं, अन्य जो काम होने हैं जिससे कि हमारा फिर से मार्ग पूरी तरह से पहले की तरह हो जाए, उसी काम में हमारा पूरा प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है, उसी दिशा में बढ़ रहा है और लोगों की सहायता के लिए। सर, आपने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि अधिकारी वहां पर चूंकि हमारे कमिश्नर खुद नोडल अधिकारी के रूप में रहेंगे, अन्य विभागीय सचिव भी, सभी लोग अपने अपने विभागों में जब तक कि वहां पर सभी प्रकार से व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाती हैं वहां कैंप करके उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। केरल के वायनाड में जमीन खिसकने के हादसे ने काफी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। अब तक लापता लोगों को तलाश किया जा रहा है। वाज़ेह है कि वायनाड में हुए हादसे के 6 दिन पूरे हो गए हैं। केरल के वजीर AK ससिंद्रन ने बताया है कि कई लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट और राशन कार्ड में दर्ज नहीं है, क्योंकि वहां दूसरी रियासतों और दीगर अजला से आए बहुत सारे मजदूर हैं। इसलिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग लापता हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि अगर उन्हें लापता लोगों के बारे में कोई जानकारी है तो उसे जिला इंतजामिया को बताएं। We don't want to contradict that speculation because anybody don't know how many people were there, how many houses were there. How many houses we can find out easily because there is a register in Grama Panchayats. How many people we can find out with ration card and this voters list. But there is many people not included in the voters. There is many people not entered into the ration card because there is a lot of laborers from other state and other districts. So that is very difficult to find out how many people were there exactly. For example, if it is 1,001, 800 we got, 200 is remaining. So there was no such an accountability of the people in that area. So that is very difficult to finalize what is it. So we don't want to contradict anybody, but I request them don't give if they have knowledge, they must share with the district administration. Then only we can. Number two, I want to request the people, don't make this area as a tourist center. This creates a lot of trouble to the rescue activities, not only rescue activities, what will be the mental position of the remaining people who lost everything? Before them, they are taking selfie and laughing and sending that selfie to all others. This is cruel. So please give up all these cruel activities
if they want to cooperate with this, help the people who suffered, I request them, you help the government's official system, and they must help the official system. They must contribute their help through this official system. That means they should cooperate with the official functioning system so as to strengthen the rescue activities. दिल्ली में महकमे मौसमियात आईएमडी के साइंसदान डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया है कि मानसून पूरे शबाब पर है। हमारा अंदाजा है कि मगरबी मध्य प्रदेश, मशरकी राजस्थान और गुजरात, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बारिश होगी, जिसे लेकर हमने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं होने वाली है। अभी जो मानसून है काफ़ी एक्टिव फेज में है। उसका रीज़न क्या है कि अगर मैं आपको सैटेलाइट पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूँगा, जहाँ पे आपको इंटेंस क्लाउड दिख रहे हैं, जहाँ पे एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट एमपी में। इसके अलावा जहाँ दूसरा जो क्लाउड्स देख रहे हैं, वहाँ पे साउथ वेस्ट राजस्थान और ज्वाइनिंग पाकिस्तान पे एक लो प्रेशर बना हुआ है। इसके प्रभाव से क्या है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जहाँ रहा नॉर्थ ईस्ट एमपी, नॉर्थ छत्तीसगढ़, झारखंड, अब जब सिस्टम आगे आया तो अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। वो राज्य हैं जनरली मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट मीन वेस्ट एमपी, उसके अलावा ईस्ट राजस्थान, उसके अलावा गुजरात रीजन और कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र। वहाँ आज के लिए इन सिस्टम्स के कारण एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। कल ये सिस्टम थोड़ा वीक हो जाएगा और उसके बाद इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो मेजर जो आज का जो मेजर वेदर है इसी रीजंस के लिए है, वही हमारा रेड अलर्ट है। अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, जैसे वेस्ट कोस्ट की बात करें, केरला, कोस्टल कर्नाटका, वहाँ हम, या तमिलनाडु, वहाँ हम हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 6 से 12 सेंटीमीटर हो सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और ज्वाइनिंग ईस्ट इंडिया में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें कि जो कि वहाँ पे हम आने वाले दिनों में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं होने वाली, 2 दिन स्पेशली। उसका रीज़न क्या है कि जो मानसून ट्रफ है डीप डिप्रेशन के कारण काफ़ी साउथ में है, वहाँ पे वे ऑफ बंगाल अरबियन सी से ज़्यादा हवाएं जा नहीं रही और वहाँ पे इसलिए अगर एक्टिविटी हुई बहुत लाइट रेनफॉल एक्टिविटी होने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम थोड़ा वीक होगा, फिर जो मानसून ट्रफ अपना नियर पोजीशन में आएगा, फिर इसमें लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी हम एनसीआर दिल्ली में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सागर में दीवार गिरने की वजह से हादसा पेश आया है। यहाँ दीवार के मलबे में दबकर 9 बच्चों की मौत हो गई है और कुछ बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सागर के कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया है कि यह हादसा सुबह 8:30 बजे हुआ है। दीवार बच्चों पर गिर गई। खबर मिलते ही पुलिस इंतजामिया मौके पर पहुंची। कुल 11 बच्चे थे, 9 बच्चों की मौत हो गई है। 2 बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। देखिए ये घटना है जो कि पार्टीशन में बनाते हुए बच्चे थे जो कि टेंट के नीचे सारे बच्चे बना रहे थे। ऊपर दीवार गिर गई क्योंकि लगातार बारिश होती है। लगातार बारिश के कारण से जो पास में लगी हुई दीवार वो ढह गई और बच्चे क्योंकि टेंट में थे तो उसके कारण से बच्चे सारे दब गए। लगातार जैसे लगभग 8:30 बजे की सुबह की घटना है। जैसे ही सूचना मिली पुलिस प्रशासन, नगर पालिका की टीम सारी तुरंत एक्टिव हुई और लोगों जनता से भी सहयोग मिला। सभी लोगों ने मिलकर के उसको हटाया। उसमें 2 बच्चे उसी मतलब घटना स्थल पर इनकी मृत्यु हो गई। बाकी साथ में बाकी कुछ बच्चों को ले जाते समय में रास्ते में मौत हो गई। कुछ बच्चे अस्पताल पहुँचने में मृत्यु हुई। लगभग 9 बच्चों की डेथ अभी तक हो चुकी है। टोटल 11 बच्चे थे। बाकी 2 जो बच्चे वो सुरक्षित हैं और जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। फरीदाबाद में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल जी ने पंजाब और दिल्ली में भी गारंटी दी थी और वहां काम हो रहा है। अब केजरीवाल जी ने हरियाणा की आवाम को भी 5 गारंटी दी हैं। रियासत के सभी घरों में 24 घंटे और मुफ्त बिजली दी जाएगी। सभी गाँवों में मोहल्ला क्लिनिक बनाकर लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा, जहाँ बेहतरीन तालीम मिलेगी। हरियाणा की माँ बहनों को मुफ्त बस सफर की सहूलत दी जाएगी। साथ ही बेरोजगार नौजवान को रोजगार दिया जाएगा। आपके बेटे ने आपके लिए 5 गारंटी दी हैं। केजरीवाल की 5 गारंटी।
और दिल्ली पंजाब में ये सब गारंटी पे काम हो रहा है। वो जो बोलते हैं, गारंटी देते हैं, उसको करते हैं। पहली गारंटी है, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दिल्ली में, पंजाब में मिल रही है। दूसरी गारंटी, हर गांव शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे बनाए जाएंगे जहां फ्री और अच्छा इलाज होगा, दवाइयां फ्री होंगी। तीसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाया जाएगा, अच्छी शिक्षा होगी, बच्चे पढ़ लिखे अच्छे उनके कैरियर बनेंगे। चौथी गारंटी, माताओं को, बहनों को, सखियों को हर महीने 1000 रुपया मिलेगा। और पांचवी गारंटी, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों, व्यापारियों, खिलाड़ियों, बुजुर्गों, सभी के लिए आपके बेटे ने उनकी खुशहाली और विकास के लिए बहुत सारी प्लानिंग की हुई है। आपके बेटे ने दिल्ली बदली है, पंजाब बदला है। अब आप सबको उनको अपना घर बदलने के लिए जिम्मेदारी देनी है। देंगे आप सब? हम सब मिलकर एक नया हरियाणा बनाएंगे। अभी मुझे पता चला, ये भाजपा वाले हैं ना, ये साड़ियां दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, 5 साल में एक बार देते हैं ना वोट से पहले। आपको ये कंबल साड़ी चाहिए या आपको अपनी घर की बिजली पूरा 24 घंटे चाहिए या आपको 1000 रुपया महीना चाहिए जिससे आप अपनी मर्जी से खर्च कर सके? तो हम सब मिलकर आप सबको, बीजेपी को कोई एक वोट नहीं जाना चाहिए। मंजूर है? हुकूमत दिल्ली और लेफ्टिनेंट गवर्नर के माबैन इख्तिलाफात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली के वजीर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मैंने डॉक्टरों की कमी के बारे में अप्रैल में एलजी विनय कुमार सक्सेना को एक खत लिखा था। माहिरीन डॉक्टरों की भारी कमी है। मैंने फिर से खत लिखा है, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टरों की भर्ती करने की कोई हिदायत नहीं दी है। मार्च में समझा और अप्रैल में 19 अप्रैल 2023 को पहली बार एलजी विनय सक्सेना साहब को चिट्ठी लिखी। मैंने उनको कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर 292 जीडीएमओस, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स यानी कि एमबीबीएस डॉक्टर्स की कमी है, 292, और 234 स्पेशलिस्ट की कमी है। ये स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, एनेस्थीसिया के होते हैं, मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं। बड़ी बीमारियों के लिए जो स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, ऑर्थोपेडिक हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, एनेस्थीसिया वाला हो गया, इसकी कमी है। और ये छोटी मोटी कमी नहीं है, 292 जीडीएमओस की वैकेंसीज हैं और 234 स्पेशलिस्ट की कमी है। और मैंने एलजी साहब को लिखा कि आप इस कमी को पूरा कीजिए, और ये भी लिखा साथ साथ कि इसकी कमी को और ज्यादा, क्योंकि जैसे ही मैंने ज्वाइन किया मार्च में, मुझे पता चला सेंट्रल हेल्थ सर्विस सीएचएस के कैडर के जो डॉक्टर दिल्ली सरकार में काम कर रहे थे, उनको भी सबको वापस बुला लिया गया। एक बड़ी खेप सीएचएस के डॉक्टर्स की, जो हमारे यहाँ सीडीएमओ के लेवल पे काम कर रहे थे, कई बड़े बड़े लेवल्स पे काम कर रहे थे, सेंट्रल हेल्थ सर्विस ने, केंद्र सरकार ने उन डॉक्टरों को दिल्ली सरकार से वापस बुला लिया। तो और कमी हो गई दिल्ली सरकार के अंदर। मैंने एलजी साहब को कहा आखिरी पैराग्राफ के अंदर कि यूपीएससी से इन डॉक्टर्स की भर्ती के अंदर बहुत समय लगेगा, सालों लगते हैं। यूपीएससी वैकेंसी निकालती है, टेस्ट होता है, मेरिट लिस्ट बनती है, इंटरव्यू होते हैं, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, कोई मुकदमा कर देता है, स्टे लग जाता है। ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है।
उसमें भी डॉक्टर ज्वाइन करते हैं नहीं ज्वाइन करते हैं, ये भी एक बड़ी परेशानी है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे इन डॉक्टर्स को हायर कीजिए। ये मैंने आज नहीं, पिछले साल अप्रैल के अंदर एलजी साहब को लिखा। उसके बाद 2 महीने बाद 6 जून को मैंने दोबारा से एलजी विनय सक्सेना साहब को लिखा और मैंने ये लिखा कि भाई देखिए, यूपीएससी से रिक्रूटमेंट में समय लगेगा, आप कॉन्ट्रैक्चुअल 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर कर लीजिए डॉक्टर। भाई जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन नहीं हो पा रहे, स्पेशलिस्ट नहीं है, हॉस्पिटल बने हुए हैं, डॉक्टर नहीं है, लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा, आप ये तो करिए। कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर्स को हायर करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के खाली डब्बे में आग लग गई है। विशाखापट्टनम के पुलिस कमिश्नर शंका ब्रत बागची ने बताया कि सुबह 7:30 बजे वाइजैग रेलवे स्टेशन पर खड़ी तिरुमाला एक्सप्रेस की 4 बोगियों में आग लग गई। बोगियों में कोई मुसाफिर नहीं था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई जख्मी हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी है। 4 bogies of Tirumala Express, which were stationary in the Vizag railway station, caught fire. Fortunately, at that point of time, there was no passenger inside those bogies, so there was no loss of life and no injury was caused to anyone. The local fire services authorities immediately responded and the flames were brought under control. We are registering FIR. Forensic experts have been called to identify the reason behind the fire, whether it is short circuit or any other reason. Only after collecting forensic evidence from the scene and examining the forensic evidence, they will be able to give opinion as to the real reason behind the accident. Sir, approximately how many bogies were burned in this accident? 4 bogies bore the brunt. Some were burnt more, some less, but other than these 4 bogies, none other bogie was there. Any suspects were reported? Any suspect? No. No one has reported about any suspect. Right now, we are not suspecting anyone, but it all depends on the outcome of the forensic investigation. If the forensic evidence indicates something, then we will have to think of suspects. As of now, we are not thinking on those ones. हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और जेडीएस के लीडर एचडी देवेगौड़ा ने आज दिल्ली मेट्रो में सफ़र किया। उन्होंने इस मौके पर दिल्ली मेट्रो की तारीफ करते हुए कहा कि आज मैंने दिल्ली मेट्रो में सफ़र किया ये देखने के लिए कि मेरे भाइयों और बहनों को कैसी सहूलियात दी जा रही हैं। I have traveled with you. I am happy. You have come all along. I want to see myself how best this metro system is helping the Delhi, my brothers, how much it is helping my Delhi brothers and sisters and the surrounding cities. Nearly 65 lakhs people will be carried every day in this metro system. दिल्ली के वजीर ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत ने हरियाणा के गुभाना गांव तक बस 848 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कैलाश गहलोत ने कहा कि ये मांग काफ़ी पुरानी थी। दिल्ली में जिस तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल की क़यादत में ट्रांसपोर्ट सहूलियात को दुरुस्त किया गया है, इसे देखते हुए लोगों को इस रूट पर बस चलाने की मांग थी। इससे आम लोगों को काफ़ी सहूलत मिलेगी। देखिए, ये बहुत एक पुरानी और लंबी डिमांड थी, क्योंकि बाकरगढ़ गांव जो दिल्ली का बॉर्डर है, वहां से ये गांव गुभाना और माजरी ये केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और कुछ समय पहले जब हमने बाड़सा के लिए बस भी चलाई थी, बाड़सा एम्स के लिए, तब भी ये डिमांड आई थी। और कुछ समय पहले जब उपनिया गांव में मेरा जाना हुआ था, वहां जनसभा थी, तो वहां के काफी लोगों ने, काफी जो वहां के स्थानीय लोग थे और जो गुभाना गांव के भी जो लोग थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, उनका कहना था कि यहाँ पर
कोई परिवहन व्यवस्था उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से दिल्ली में है। दिल्ली में जिस प्रकार से माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया है, आज वहां कोई भी व्यक्ति को चंद मिनटों से ज्यादा वहां इंतजार नहीं करना पड़ता। बेहतरीन बसें, एयर कंडीशन, लो फ्लोर, इलेक्ट्रिक बसें जो हैं आज वहां पब्लिक की सेवा में हैं। मेरे ख्याल से उसी से प्रेरित होकर यहाँ के लोगों ने बार बार ये डिमांड की। हमारे साथ जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो अधिकारी हैं, जो पद अधिकारी हैं, उन्होंने भी हम तक ये आवाज पहुंचाई कि अगर, क्योंकि केवल 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है, तो उसी पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए और लोगों की आवाज को देखते हुए, जो लोगों की डिमांड थी उसको देखते हुए, हमने जो बाकरगढ़ गांव पे 848 रूट नंबर बस जो टर्मिनेट हुआ करती थी, उसको हमने मात्र 2 किलोमीटर आगे बढ़ाया, ताकि गुबाना माजरी गांव के साथ साथ जो आसपास के जितने भी 15-20 गांव हैं उनको फायदा होगा। गुबाना माजरी व आसपास के जितने भी गांव हैं जो झज्जर जिला में आते हैं, मेरी तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई कि उनको बेहतरीन इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने का मौका मिलेगा। रात को धूप में, बारिश में जो हमारी माताएं बहनों को 2-2.5 किलोमीटर बाकरगढ़ गांव से चलने पे मजबूर थीं, वो अब बिल्कुल आराम से, और स्पेशली महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं, वो बिना किसी किराए के, बिना किसी टिकट के पैसा दिए वो ये सफर जो है बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगी। पार्लियामेंट में वक्फ कानूनों में बदलाव को लेकर बिल पेश किए जाने को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने खैर मकदम करते हुए सरकार से मांग की है कि वक्फ जायदादों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मौलाना ने कहा कि वक्फ की जायदादों को वक्फ से डिलीट कर निजी लोगों के हक में दिया जा रहा है, ये गलत है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जिस तरीके से वक्फ को लेके आज बिल पेश किया जा रहा है हाउस के अंदर, मैं बेशक वेलकम करता हूं, मगर मैं हाउस के मेंबरान से और भारत के प्रधानमंत्री जी से ये अपील करना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति जिस तरीके से तबाह बर्बाद हो रही है, इसको पर भी ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से भूमाफिया वक्फ को तबाह कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये माल खुदा है, माल रसूल है, माल इमाम है, जिस तरीके से माल खुदा, माल रसूल और माल इमाम को तबाह किया जा रहा है, और जो ज़मीनें वक्फ बोर्ड की हैं उसको वक्फ बोर्ड में न दिखा के, उसकी पेपर्स को वक्फ बोर्ड से डिलीट करके, वक्फ बोर्ड से गायब करके उसको ज़ाती मिल्कियत दिखाई जा रही है। लिहाजा मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं, और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से यह अपील करना चाहता हूं कि बेशक आज संसद में जो आप बिल पेश कर रहे हैं, ज़रूर बिल पेश कीजिए, मगर वक्फ बोर्ड के हित में रख के, और उन लोगों के ऊपर जो वक्फ की संपत्ति पर काबिज हैं, उनको पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इजराइल के मजालिम के खिलाफ पूरी दुनिया में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इस्माइल हनिया के कत्ल और गजा में नस्लकुशी की मजम्मत में मुख्तलिफ ममालिक में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। तुर्की के शहर दियार बकर में शहीद इस्माइल हनिया के कत्ल और गजा में नस्लकुशी की मजम्मत में बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए हैं। दूसरी जानिब उर्दून में हज़ारों अफराद ने शहीद हनिया की याद में एक ज़बरदस्त मुजाहरा किया और फ़िलिस्तीनी कौम की नस्लकुशी की मजम्मत की। हिंदुस्तान ने शूटआउट में बरतानिया को 4-2 से शिकस्त देकर पेरिस ओलंपिक 2024 के हॉकी मुकाबले के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। हिंदुस्तानी मर्दों की हॉकी टीम ने जीत के हीरो PR श्रीजेश रहे, जिन्होंने शूटआउट में 2 मरतबा शानदार दिफा किया। ये जीत हिंदुस्तानी टीम के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि हिंदुस्तान 43 मिनट तक मैदान में 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था, क्योंकि खेल के 17वें मिनट में ही एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दे दिया गया। हिंदुस्तान और बरतानिया मुकर्रर वक्त तक 1-1 से बराबर रहे थे, जिसके बाद फातेह का फैसला शूटआउट के जरिए किया गया। पेरिस ओलंपिक में हिंदुस्तान अब तक नाकाबिले शिकस्त रहा है। तो आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।